ओह, मैं समझ गया। अब से मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपना वादा निभाओगी और गू परिवार को छोड़ दोगी। जैसा तय हुआ था, मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगा। यह कहने के बाद मैं सुयामिंग की कार से उल्टी दिशा में चल पड़ा। मुझे डर था कि अगर मैं एक पल भी और रुका तो अपने भीतर उमड़ रही खुशी को छिपा नहीं पाऊंगा। सुयामिंग मेरी दूर जाती हुई पीठ को देखती रही, मानो वह मुझे अपनी दुनिया से धीरे धीरे गायब होते हुए देख रही हो। यह ऐसा पल होना चाहिए था जिस पर खुशी मनाई जाए, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। लेकिन जल्द ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर शियाओ, जिनका नाम देखते ही उसकी आंखों की कठोरता पिघल गई और उनमें कोमलता भर गई। अब उसके मन में केवल लू जिनियन का ही ख्याल था। वापसी के पूरे रास्ते मैं अपने खूबसूरत भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहा। मेरा दिल हल्का था और मन उत्साह से भरा हुआ। होटल पहुंचते ही मैंने पूरे क्रू को ड्रिंक्स की दावत दे दी। मो रांगयान ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी आह झलक उठी। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं चौड़ी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। नई ड्रामा सीरीज की शूटिंग कर रहा हूं, भला खुश क्यों नहीं रहूंगा। असल वजह यह थी कि अब मुझे सुयामिंग से नहीं जूझना पड़ेगा। वह अब मेरी जिंदगी में दखल नहीं देगी। ऐसी स्थिति में मैं खुश न होता तो क्या करता। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है वह यह बेकार का 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड है। मुझे इस बात से नफरत है कि तलाक का आधिकारिक प्रमाण पत्र पाने और पूरी तरह से फिर से अकेला कहलाने के लिए मुझे पूरे 30 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर यह नियम बीच में न होता तो मैं आज रात ही क्लब जाकर खुलकर जश्न मनाता और सुयामिंग मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। ओवर टाइम मेहनत की वजह से नया ड्रामा केवल 1 हफ्ते में पूरा हो गया और मोरांगयान के प्रमोशन के साथ मैं और मोरांगयान एक बार फिर हॉट सर्च में ट्रेंड करने लगे। उधर अस्पताल में लू जिनियन अस्पताल के बिस्तर से टिककर बैठा हुआ ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख रहा था। हम दोनों के नाम लगभग पूरे ट्रेंडिंग पेज पर छाए हुए थे। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से उफान पर था। मेरे और मोरांगयान की जोड़ी को पसंद करने वाले सीपी फैंस की भारी संख्या देखकर उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस ट्रेलर के रिलीज होते ही मैंने पूरी तरह से लू जिनियन की चमक छीन ली थी। यही तो लोग मुख्य पात्र का प्रभाव कहते हैं। इसलिए भले ही लू जिनियन ने शियाओजिन की पहचान हथिया ली हो, लेकिन क्योंकि वह असली नायक नहीं था, सुयामिंग ने भी उसे वैसा महत्व नहीं दिया जैसा उसे उम्मीद थी। इस दौरान हालांकि सुयामिंग हर दिन अस्पताल में उससे मिलने आती रही, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा लगातार मेरी ओर खिंचा रहता था। लेकिन फिर भी उसके भीतर हमेशा ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। लू जिनियन खुद को बेहद बदकिस्मत महसूस कर रहा था। इतना बदकिस्मत कि वह चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकता था। लू जिनियन ने सुयामिंग को एक संदेश भेजा। डॉक्टर का कहना है कि मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है। मैं कल अस्पताल से छुट्टी पा सकता हूं। उधर शहर के एक निजी क्लब के कमरे में आज चिन्नशू का जन्मदिन समारोह था। एक बड़ी मेज के चारों ओर दर्जनों युवक युवतियां जमा थे और माहौल काफी चहल पहल भरा था। लेकिन सुयामिंग कमरे के एक कोने में अकेली बैठी शराब पी रही थी। वह अपने विचारों में इतनी डूबी हुई थी कि आसपास का शोर शराबा भी उस पर कोई असर नहीं डाल पा रहा था। तभी उसका फोन चमका। स्क्रीन पर लू जिनियन का संदेश दिखाई दिया। सुयामिंग ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और जवाब टाइप किया, तो फिर मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगी। संदेश भेजने के बाद वह फोन रखने ही वाली थी कि उसकी नजर एक हॉट सर्च हेडलाइन पर पड़ी। मोरांगयान और ज्यू हाओमिंग साथ में डिनर करते हुए। उसमें मेरा नाम बेहद साफ दिखाई दे रहा था। सुयामिंग कुछ क्षण के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने उस खबर को खोल लिया। अंदर कई वीडियो मौजूद थे। उसने उनमें से एक वीडियो चला दिया। वह प्रशंसकों द्वारा बनाया गया एक हाईलाइट वीडियो था। वीडियो में मैं लगातार खाना खा रहा था, एक कौर के बाद दूसरा कौर, मानो मुझे अपनी छवि की बिल्कुल भी परवाह न हो। मेरा मूड शानदार लग रहा था और भूख भी भरपूर दिखाई दे रही थी। बीच बीच में मोरांगयान की आवाज भी सुनाई दे जाती थी। सुयामिंग ने दोबारा ट्रेंडिंग सूची पर नजर डाली। तभी उसे एहसास हुआ कि पूरी हॉट सर्च लगभग मेरे और मोरांगयान की खबरों से भरी हुई थी। उसने ड्रामा का टीजर ट्रेलर भी खोल लिया। सिर्फ 30 सेकंड के उस ट्रेलर में लगभग 20 सेकंड ऐसे दृश्य थे जिनमें मैं और मोरांगयान एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दे रहे थे। यह देखते ही उसके भीतर बेचैनी और झुंझलाहट की लहर उठ गई। उसने तुरंत अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरी शराब पी गई। पूरा सप्ताह उसके लिए किसी अजीब जादू जैसा रहा था। घर पर होती तब भी मेरे बारे में सोचती रहती। ऑफिस में काम करते समय भी मेरे ही ख्याल उसके मन में आते रहते। स्पष्ट रूप से वे सारी यादें तो सिर्फ उसके बदले की योजना का एक हिस्सा थीं। फिर भी
न जाने क्यों जब भी वह किसी चीज को देखती उसे अनजाने में मेरी याद आ जाती। वह अच्छी तरह जानती थी कि ज्यू हाओमिंग से उसे घृणा करनी चाहिए और उसे शियाओ जिंग को पसंद करना चाहिए। लेकिन हर बार जब वह अस्पताल में शियाओ जिंग से मिलने जाती उसे वह अपनापन कभी महसूस नहीं होता जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसका मन बार बार मेरी ओर चला जाता। उसे याद आता कि जब मैं गुई हाओमिंग को धमकाता था तब चाहे वह भीतर से कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, दांत पीस रहा हो, फिर भी अगले ही पल चौंकने का अभिनय करते हुए नकली मुस्कान ओढ़ लेता और आज्ञाकारी बनने का नाटक करता। उसे यह भी याद आता कि गुई हाओमिंग उसे कितनी स्नेह भरी निगाहों से देखा करता था। कभी कभी वह सोचने लगती कि क्या इस समय वह दुखी होगा। कई बार उसके मन में मुझसे संपर्क करने का विचार आया, लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया। बार बार उसे लगने लगा था कि वह अपने ही निभाए हुए किरदार में बहुत गहराई तक डूब चुकी है। उसने खुद को उस भावना से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन एक पूरा सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उसने मो रांगयान और मेरे बीच के घनिष्ठ दृश्यों को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने सुई उसकी आंखों में चुभो दी हो। उसी समय लिन शिनयाओ उधर खेलते खेलते ऊब गई और उसकी तरफ चली आई। जब उसने देखा कि सुयांजिन मेरी तस्वीर को एक तक देख रही है तो वह खुद को छेड़ने से रोक नहीं सकी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि बहन यामिंग भी कभी पुरानी यादों में खो जाएंगी। किसी को पसंद करना कोई शर्म की बात नहीं है। हमें बताना नहीं चाहती तो मत बताइए, लेकिन कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलिए। सुयांजिन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ज्यू हाओमिंग को पसंद करती हूं? लिन शिनयाओ मुस्कुराई। अपने दिल से ईमानदारी से पूछिए, क्या पिछले एक हफ्ते से आप हर रात यहां आकर उदासी में शराब नहीं पी रही हैं? क्या इसकी वजह वही नहीं है? सुयांजिन की उंगलियां एक पल के लिए जकड़ गईं, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। उधर मेरे माता पिता अब तक यही सोच रहे थे कि मेरे माता पिता अब तक यही समझते थे कि मैं बस शौकिया तौर पर अभिनय कर रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने इंटरनेट पर मेरे और मो रांगयान के बारे में ट्रेंडिंग खबरें देखीं तो वे तुरंत घबरा गए। उन्होंने बिना देर किए अपनी बहू यामिंग को फोन मिला दिया। अरे, वह फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग कर रहा है और तुम कुछ नहीं कर रही हो। जरा देखो तो सही, वह दूसरी औरतों के साथ गले मिल रहा है, उनके बेहद करीब दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? उसे अभी के अभी वापस बुलाओ। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार के पास पैसों की कमी है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा पति किसी और का पति बन जाएगा। आखिरकार अभी तक उनका तलाक का प्रमाण पत्र नहीं बना था। कानूनी रूप से वे दोनों अब भी पति पत्नी ही थे। तलाक की बात उन्होंने अपने माता पिता को अभी तक नहीं बताई थी। सुयांजिन ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और फोन काट दिया। फिर उसने अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। उसी समय पास में बैठी लिन शिनयाओ के फोन से मो रांगयान की आवाज सुनाई दी। आंटी शिन, कार्निवल गिफ्ट भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय लाइव स्ट्रीम में 1 लाख से अधिक दर्शक मौजूद थे। चिन हुआन ने ट्रेंडिंग खबर देखी थी, इसलिए वह तुरंत लाइव स्ट्रीम में आ गई। उसने बड़ी रकम का गिफ्ट भेजा और फिर अपनी पहचान भी जाहिर कर दी। कुछ ही मिनटों में लाइव स्ट्रीम में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मो रांगयान साफ तौर पर जानती थी कि चिन हुआन मेरी मां है, इसलिए उसने तुरंत उनसे लाइव कनेक्ट होने का अनुरोध भेज दिया। क्या आप मेरी आवाजें सुन पा रही हैं? चिन हुआन ने मो रांगयान का कनेक्शन स्वीकार कर लिया। हाँ, मैं सुन सकती हूँ। जैसे ही मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी, मैं भी स्क्रीन के पास चला आया। माँ, आप इन्हें गिफ्ट क्यों भेज रही हैं? मो रांगयान ने तुरंत नाराज होने का नाटक किया। अरे, आंटी मुझे गिफ्ट भेज रही हैं, इसका मतलब है कि उन्हें मैं पसंद हूं। क्या ऐसा नहीं है? क्या यह बात साफ दिखाई नहीं दे रही? चिन हुआन ने स्नेह भरे स्वर में कहा। हाँ, मैं शियाओयान की फैन हूं। मैं उसे गिफ्ट इसलिए भेजती हूं क्योंकि मुझे खुशी होती है। तुम खुद तो लाइव स्ट्रीम भी नहीं करते। अगर तुम लाइव आते तो माँ तुम्हें भी गिफ्ट भेजती। मैंने बेबस होकर आह भरी। क्या यह आधे पैसे बेकार करने जैसा नहीं है? मो रांगयान मुस्कुराते हुए बोली। आंटी, बस यह जानकर ही मुझे खुशी हो रही है कि आप मुझे पसंद करती हैं। आपको मुझे गिफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है। चिन हुआन ने गर्मजोशी से जवाब दिया। यह तो आंटी की तरफ से एक छोटा सा प्यार है। हाओमिंग पहली बार अभिनय कर रहा है। क्रू में तुमने उसकी बहुत मदद की होगी। जब भी समय मिले हमारे घर खाने पर जरूर आना। आंटी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाकर खिलाएंगी। मो रांगयान ने तुरंत उत्साह से हामी भर दी। जरूर आऊंगी, मैं हंसते हुए बोला। तुम बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं करती हो। मो रांगयान ने मेरी ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मां बीच में बोल पड़ी। शियाओ हाओमिंग, उसकी चिंता मत करो। उधर लिन शिनयाओ ने जानबूझकर फोन इस तरह रखा था कि सुयांजिन केवल आवाज सुन सके लेकिन स्क्रीन न देख पाए। कॉल समाप्त होने के बाद उसने उत्सुकता से सुयानजिन की ओर देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और गुओ हाओमिंग का सचमुच तलाक हो चुका है? सुयांजिन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह बिना कुछ कहे उठी
और सीधे घर लौट गई। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि इंटरनेट पर हर जगह मेरी ही खबरें छाई हुई थीं। सुयांजिन हमेशा सोचती थी कि तलाक मेरे लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। उसे लगता था कि मेरा दिल टूट जाएगा, मैं ठीक से खा नहीं पाऊंगा और रातों की नींद भी खो दूंगा। लेकिन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा था वह बिल्कुल अलग था। न केवल मेरा वजन कम नहीं हुआ था, बल्कि मेरा चेहरा पहले से थोड़ा भरा हुआ लग रहा था। पूरा व्यक्तित्व आत्मविश्वास और चमक से भरा दिखाई दे रहा था। यहां तक कि कमेंट सेक्शन में भी अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था। जिऊ हाओमिंग हमेशा कहता था कि वह सु यानजिन से प्यार करता है, लेकिन तलाक के बाद उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा, बल्कि उसका करियर और जिंदगी पहले से भी बेहतर होती जा रही है। दूसरी तरफ मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती, फिर भी हर दिन उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। उधर भरपेट खाना खाने और खूब मजे करने के बाद मो रांग यान ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम समाप्त कर दी। अपने कमरे में वापस लौटकर आदतन मैंने अपना फोन उठा लिया। तभी मेरी नजर शानदार लड़का जियांगचेंग से नाम के एक यूजर की टिप्पणी पर पड़ी। उसी पल मुझे अचानक याद आया कि जियांगचेंग बहुत जल्द एक बड़े हादसे का सामना करने वाला है, एक भयंकर भूकंप। कहानी में लू जिनियन कुछ दिनों बाद जियांगचेंग गया था और वहीं भूकंप की चपेट में आ गया था। उस खबर को सुनकर सुयामिन भी तुरंत वहां पहुंच गई थी। मूल कहानी का पात्र इसी घटना की वजह से लू जिनियन से नफरत करने लगा था और उसने लोगों को पैसे देकर उसकी पिटाई तक करवाई थी। लेकिन अब घटनाओं की दिशा बदल चुकी थी। लू जिनियन का पैर टूटा हुआ था, इसलिए उसका जियांगचेंग जाना लगभग असंभव था। फिर भी भूकंप तो अपने तय समय पर आने वाला था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे इस बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं सबसे बेहतर जानता था कि अगर मैं सच भी कह दूं तो शायद कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उन अनगिनत लोगों की जिंदगी के बारे में सोचकर मैंने तय किया कि कम से कम एक चेतावनी तो दे ही दूं। मैंने उस जियांगचेंग वाले यूजर की टिप्पणी का जवाब दिया। हाल ही में मैंने कुछ खगोलीय संकेतों पर ध्यान दिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिनों में जियांगचेंग में बड़ा भूकंप आ सकता है। सुरक्षा के लिए यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए जियांगचेंग में रहने से बचें। इसके बाद मैंने जियांगचेंग के कुछ प्रमुख मीडिया संस्थानों को भी निजी संदेश भेजे और उन्हें संभावित बड़े भूकंप के बारे में आगाह किया। यह सब करने के बाद मैंने फोन एक तरफ रखा और सो गया। जब मेरी आंख खुली तब सुबह के 8 बजे से भी अधिक हो चुके थे। फोन चालू करते ही मैंने देखा कि पिछली रात की मेरी टिप्पणी की वजह से मैं ट्रेंडिंग सूची में लोगों की आलोचनाओं और गालियों का निशाना बना हुआ था। मुझे लगा था कि लोग मेरी बात को अधिक से अधिक एक मजाक समझेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उन्होंने मेरी सद्भावना को ही बुरी नीयत समझ लिया था। हालांकि मेरे लिए यह पूरी तरह बुरी बात नहीं थी। अभी जितनी नफरत और गलतफहमी लोग मेरे प्रति दिखा रहे थे, बाद में सच सामने आने पर उनकी राय उतनी ही बेहतर हो जाएगी। इसलिए मैंने इस बढ़ते ध्यान का फायदा उठाने का फैसला किया और एक और पोस्ट कर दी। जियांगचेंग के प्रति मेरे मन में जरा भी बुरी भावना नहीं है। इसके उलट मुझे जियांगचेंग सचमुच बहुत पसंद है। इसी वजह से मेरी नजर इस बात पर गई कि हाल ही में जियांगचेंग में कुछ असामान्य संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगले 2 या 3 दिनों के दौरान सभी लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ एहतियात के तौर पर सतर्क रहने में कोई नुकसान नहीं है। क्या आप सब इससे सहमत नहीं हैं? मेरी यह पोस्ट देखते ही गोरे ने तुरंत मुझे संदेश भेजा। अब तुम एक सार्वजनिक व्यक्ति बन चुके हो। ऑनलाइन भूकंप जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी करना कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने सीधे जवाब दिया। मैं सच कह रहा हूं। मुझे वास्तव में महसूस हो रहा है कि जियांगचेंग में भूकंप आने वाला है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं स्क्रीन को देखता रहा। दूसरी तरफ काफी देर तक केवल टाइपिंग का संकेत दिखाई देता रहा। फिर आखिरकार एक संदेश आया। अगले कुछ दिनों तक सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं वाली कंपनी को कहो कि राहत सामग्री का एक बैच तैयार रखे। आज मेरी छुट्टी थी। मूल रूप से मेरा इरादा घर जाने का था, लेकिन अभी तक मुझे तलाक का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अगर मैं अभी अपने माता पिता के घर चला जाता और सुयामिन के घर नहीं जाता तो वे निश्चित रूप से समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। मुझे डर था कि कहीं तलाक की प्रक्रिया में कोई समस्या ना आ जाए। इसलिए मैंने फैसला किया कि जब तक तलाक का प्रमाण पत्र हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उधर उसी दौरान माँ और पिताजी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल गए हुए थे। वहीं उनकी मुलाकात सुयामिन से हो गई। उस समय सुयामिन लू जिनियन को अस्पताल से बाहर ले जाने में उसकी मदद कर रही थी। लू जिनियन की माँ पीछे पीछे उसका सामान उठाए चल रही थीं। तीनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे एक पूरा परिवार हों। यह दृश्य देखते ही पिताजी का चेहरा गुस्से से बदल गया। वह बिना एक पल गंवाए सीधे उनकी ओर बढ़ गए। माँ ने भी जब सुयामिन को लू जिनियन का सहारा देते हुए देखा तो उनका चेहरा भी कठोर हो गया। उनकी आंखों में साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मेरा बेटा बाहर दिन रात मेहनत करके शूटिंग कर रहा है
और तुम यहाँ किसी दूसरे आदमी की देखभाल कर रही हो, तो हमारी पीठ पीछे तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? यही तरीका है उसे तकलीफ देने का? लू जिनियन तुरंत घबरा गया और जल्दी से सफाई देने लगा। आंटी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। चिन्ह हुआन के मन में तुरंत अपने बेटे का ख्याल आ गया। उन्हें याद आया कि उनका बेटा अभिनय करने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। उन्होंने मन ही मन यह मान लिया कि यह सब सुयामिंग की वजह से था। शायद वह इस छोटी सी अभिनेत्री को पसंद करती थी और उनका बेटा उसे खुश करने के लिए अभिनय की दुनिया में आया था। चिन्ह हुआन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने अभिनय करते करते हद ही पार कर दी है? क्या अब तुम्हें लगता है कि किसी शादीशुदा महिला के साथ इस तरह उलझे रहना बिल्कुल सामान्य बात है, जैसे यह रोजमर्रा का व्यवहार हो? लू जिनियन के पास कोई जवाब नहीं था। वह केवल सु यामिंग की ओर देखकर बोला, बहन यामिंग, मुझे छोड़ दीजिए। अंकल और आंटी को गलतफहमी हो रही है, लेकिन लू जिनियन की टांग में फ्रैक्चर था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। ऐसी हालत में सु यामिंग उसे कैसे छोड़ देती? उसने उस लड़के की ओर देखा जिसने कभी उसकी रक्षा की थी और अब उसकी वजह से ही तकलीफें झेल रहा था। फिर उसने ठंडी निगाहों से मेरे माता पिता की ओर देखा। चिन्ह शुजिन ने लू जिनियन को देखा और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, बहन यामिंग, कितने अपनत्व से बुला रहे हो? लू जिनियन एक कदम आगे बढ़ा और जल्दबाजी में समझाने लगा, कृपया बहन यामिंग को दोष मत दीजिए। उन्हें पसंद करने वाला मैं हूं। मैं ही उनके साथ रहना चाहता हूं। मैं ही बेशर्मी से उनके पीछे पड़ा रहा हूं। उन्होंने तो हमेशा मुझे ठुकराया है। उन्होंने कभी भी ज्यू हाओमिंग के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसी समय गो रुई अपनी कार पार्क करके वहां पहुंचा। वह सीधे सु यामिंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने लू जिनियन की ओर देखते हुए कहा, जब यह बेचारा बनने में इतना माहिर है तो इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? सु यामिंग ने व्यंग्य से हंसते हुए घुओ रुई की ओर देखा। तो तुम कब से मेरे तलाक का इंतजार कर रहे हो? घुओ रुई बिल्कुल पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे और हाओमिंग के तलाक की उम्मीद नहीं करूं, धृतो, क्या तुम्हारी शादी रहते हुए किसी और के साथ इस रिश्ते का समर्थन करूं? क्या दोनों चीजें एक साथ रखनी है? सु यामिंग, या तो अभी इसी वक्त उससे सारे संबंध खत्म करो या फिर हाओमिंग को तलाक दे दो। सु यामिंग के होंठों पर भी ठंडी मुस्कान उभर आई। वह भी तनिक नहीं झिझकी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी शर्तें रखने वाले? क्या सिर्फ इसलिए कि तुमने गुपरिवार के घर कुछ अतिरिक्त भोजन कर लिए हैं, तुम्हें सच में लगने लगा है कि तुम भी गुपरिवार का हिस्सा हो? इतना कहते ही ज्यू डोंगवो का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे सु यामिंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। लू जिनियन ये देखकर तुरंत घबरा गया। उसकी आंखें चिंता से भर उठीं। बहन यामिंग, आप ठीक हैं? सु यामिंग ने ठंडी निगाहों से ज्यू डोंगवो की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे लू जिनियन को सहारा दिया और वहां से चली गई। रास्ते में लू जिनियन अपराध बोध से भरकर बोला, बहन यामिंग, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी वजह न होती तो आपको गलत नहीं समझा जाता। सु यामिंग ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। तुम्हें अभी वह सब कहने की क्या जरूरत थी? लू जिनियन चौंक गया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अभी थोड़ी देर पहले उसने सबके सामने कहा था कि वह सु यामिंग को पसंद करता है, उसके पीछे पड़ा रहता है और सु यामिंग हमेशा उसे ठुकराती रही है। लेकिन उन बातों ने लोगों की गलतफहमी कम नहीं की थी, उल्टा सब कुछ और भी संदिग्ध बना दिया था। सु यामिंग को अचानक बचपन वाला लू जिनियन याद आ गया। वह उससे बहस नहीं करना चाहती थी। उसने केवल उसकी ओर देखा और चुप रह गई। शायद वह सचमुच ज्यादा सोच रही थी, लेकिन न जाने क्यों अब जब भी वह लू जिनियन को देखती उसके मन में केवल झुंझलाहट और बेचैनी ही पैदा होती थी। आखिरकार उसने लू जिनियन को उसके घर पहुंचा दिया। लू जिनियन की मां ने सु यामिंग को रात के खाने के लिए रुकने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसने काम का बहाना बनाकर विनम्रता से मना कर दिया और चली गई। कार में बैठने के बाद सु यामिंग ने हमारा वीचैट चैट बॉक्स खोल लिया। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से उसने मुझे एक भी संदेश नहीं भेजा था। उसकी उंगलियां काफी देर तक स्क्रीन पर ठहरी रहीं। आखिरकार उसने संदेश टाइप किया, मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूं। उधर मुझे चिन्ह हुआन का फोन आया था। उन्होंने बताया कि ज्यू डोंगवो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मैं वापस लौट रहा था कि तभी मेरी नजर सु यामिंग के संदेश पर पड़ी। मैं खुद को आंखें घुमाने से नहीं रोक पाया। लगता है फिर कुछ पैग ज्यादा चढ़ गए हैं और गलत व्यक्ति को संदेश भेज दिया है। लेकिन सु यामिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैंने गलत संदेश नहीं भेजा। तुम वापस आ रहे हो या मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा? यह पढ़कर मेरी पलकें 2 बार फड़क उठी। हम तलाक की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। हम दोनों के बीच की सारी परतें और दिखावे पहले ही उतर चुके थे। अब हमारे बीच देखने या कहने के लिए बचा ही क्या था? हमारा रिश्ता अब उस मुकाम पर नहीं था जहां हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। अगर कोई बात है तो यहीं कह दो। मेरे संदेश के बाद सु यानडिन ने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोचने लगा कि वह कई दिनों तक पूरी तरह गायब रही और अब अचानक मुझसे मिलने की जिद कर रही है।
न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उधर अस्पताल के कमरे में चिन्नुजिन गुस्से और चिंता से भरी हुई थी। सुयामिन तो हद से आगे निकल गई है, हमारे सामने ही किसी और आदमी के साथ उलझी हुई है, और वह भी इतनी खुली बेशर्मी से। मैंने सचमुच लुजिन को पहले का मांगा था। जब हाउमी उसे तंग करता था तब मुझे लगता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी नजर शुरू से ही सुयामिन पर थी। दूसरी ओर घोर लगातार मुझे संदेश भेज रहा था और मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। हाउमिन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसकी दुनिया केवल सुयामिन तक सीमित नहीं है। उसके अपने सपने हैं, अपनी मंजिलें हैं, अपनी जिंदगी है। शायद किसी ऐसे इंसान से अलग हो जाना जो उससे प्यार ही नहीं करता उसके लिए अच्छा ही साबित होगा। तभी मुझे पता चला कि सुयामिन की वजह से पिताजी की तबीयत बिगड़ गई थी। उपन्यास की मूल कहानी में भी सुयामिन की हरकतों के कारण उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। यह सोचकर मैं सचमुच घबरा गया। अस्पताल पहुंचते ही मैं तेजी से कमरे की ओर भागा। कमरे में घुसते ही मैं सीधे जू डोंगबू के बिस्तर के पास पहुंच गया। अचानक अस्पताल में कैसे भर्ती हो गए? अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने क्या कहा? जू डोंगबू ने मेरी ओर देखा। चिन्नुजिन ने भी मेरी ओर देखा। घोर भी मुझे देख रहा था, लेकिन किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। मैंने देखा कि चिन्नुजिन की आंखें लाल थीं। मुझे लगा कि शायद ज्यू डोंग वू की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए मैं तुरंत खड़ा हो गया। अगर आप लोग कुछ नहीं बताएंगे तो मैं खुद डॉक्टर से जाकर पूछ लेता हूं। मेरी घबराहट और चिंता देखकर आखिरकार ज्यू डोंग वू बोल पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है, बस ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था। यह सुनते ही मैंने राहत की सांस ली और हंस पड़ा। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर? और माँ इतनी परेशान हो गई? पिताजी, आप तो सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। माँ आपको इतना प्यार करती हैं। यह सुनते ही चिन्नुजिन की आंखें और भी लाल हो गईं। उन्होंने तुरंत पलटकर कहा, किसने कहा कि मैं इनके लिए परेशान थी? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही थी। मैं हंसते हुए बोला, लेकिन मैं तो रोज अच्छे से खाता हूं, अच्छे से सोता हूं। मेरी चिंता करने जैसी क्या बात है? मेरे चेहरे पर फैली खुशी भरी मुस्कान देखकर चिन्नुजान का दिल और भी भारी हो गया। वह किसी से बेहतर जानती थी कि उनका बेटा इन वर्षों में सुयामिन से कितनी गहराई से प्रेम करता रहा है। हाल ही में दोनों के प्यार की चर्चाएं हर जगह फैल रही थीं, और जब सुयामिन उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने लगी थी तब लगा था कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन अब सुयामिन इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि सबके सामने दूसरे पुरुषों के साथ जुड़ने से भी नहीं हिचक रही थी। चिन्नुजान ने सावधानी से पूछा, इन दिनों तुम्हारे और सुयामिन के बीच सब कैसा चल रहा है? मैंने उनकी ओर देखा, फिर ज्यू डोंगव की तरफ नजर घुमाई। मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत कीजिए, अब मुझे सब पता चल चुका है। वापसी के रास्ते में ही मैं अपना फैसला कर चुका था। जब वह इतनी दूर जा चुकी है तो अब मैं भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखता। मेरी बात सुनकर चिन्नुजान ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में बेटे के लिए दर्द साफ झलक रहा था। बेटा, तुम्हारे पिता और मैं हमेशा तुम्हारे फैसले के साथ खड़े रहेंगे। अगर सुयामिन तुम्हारी कद्र नहीं कर सकी तो वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। सुयामिन का नाम सुनते ही ज्यू डोंगव के भीतर फिर से गुस्सा उमड़ पड़ा। आज से सू ग्रुप के साथ होने वाले सभी सहयोग और समझौते खत्म कर दो। मैं आगे बढ़ा और शांत स्वर में कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है। अब मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूं। जहां तक सुयामिन की बात है, वह मेरी जवानी का सिर्फ एक अध्याय थी, एक ऐसा दौर जिसमें मुझे ठोकर खाकर सीखना था। अब वह मेरे अतीत का हिस्सा बन चुकी है। मैंने अपने माता पिता को दिलासा दिया। कुछ देर बाद गुड़ वहां से चला गया ताकि पति पत्नी को अकेले बात करने का समय मिल सके। उसके बाद हम दोनों भी साथ निकल पड़े। गुड़ और मैंने एक रेस्तरां में जाकर रात का खाना खाने का फैसला किया। यह पहली बार था जब हम दोनों अकेले साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। मैं पूरी तरह खाने पर ध्यान लगाए हुए था, लेकिन गुड़ बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत सी अनकही बातें छिपी हुई थीं। मैं इतना भी अनजान नहीं था कि उसकी भावनाएं समझ न सकूं। मैं पहले ही अपने माता पिता को बता चुका था कि मैं सुयामिन से अलग होने जा रहा हूं। इस बात ने गुड़ जैसे वर्षों से मन ही मन मुझे चाहने वाले इंसान के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा दी थी। फिर भी वह हमेशा मेरी सीमाओं और भावनाओं का सम्मान करता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो स्नेही भी था और परिपक्व भी। अगर मुझे पहले से यह सच न पता होता कि गुड़ की भावनाएं हमेशा उसी पुराने मेरे लिए थीं, उस इंसान के लिए जिसने भले ही कई गलतियां की हों, फिर भी वह उसे पूरे दिल से प्यार करता रहा, तो शायद मैं भी उसके समर्पण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। रात का खाना आधा ही खत्म हुआ था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नजर गई तो देखा संदेश सुयामिन का था। मैं अभी तुम्हारे प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी हूं। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। संदेश पढ़ते ही मेरे मन में झुंझलाहट दौड़ गई। तो मेरी आशंका सही थी।
यह औरत सचमुच मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहती थी। मैंने गुड़ से बहाना बनाया कि मुझे वॉशरूम जाना है और बाहर निकल आया। दरवाजा खोलते ही सामने सुयामिन खड़ी थी। उसे देखते ही मैं थोड़ा हैरान रह गया। जिस इंसान से तुम प्यार करती हो उसके साथ रहकर तो तुम्हें खुश और चमकती हुई दिखना चाहिए था। फिर यह थका हुआ और बेजान चेहरा क्यों है? क्या लू जिनियन की देखभाल करते करते इतनी परेशान हो गई हो? मेरे स्वर में साफ अधीरता थी। जो कहना है सीधा कहो, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मेरी बात सुनकर सुयामिन के चेहरे का भाव हल्का सा बदल गया। बिना कुछ कहे उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पास के एक खाली प्राइवेट रूम में ले गई। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। क्या बात है? तलाक हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। क्या अब पछतावा होने लगा है? या फिर आखिरकार तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरे व्यंग्य भरे चेहरे को देखकर सुयामिन के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी। उसे मेरी यह बेरुखी बेहद चुभ रही थी। हे, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं ठंडी हंसी हंसा। तो किस तरह बात करूं? यह मत भूलो कि तुमने ही कहा था कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुमने कहा था कि बस मेरे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने की देर है और हमारे बीच का सारा अतीत मिट जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ता ही तो बीता था हमारी पिछली मुलाकात को। लेकिन सुयामिन को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबा समय गुजर गया हो। मेरे इतने करीब खड़े उस आदमी को देखकर उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। मन पूरी तरह अशांत था। वह आज मुझसे मिलने सिर्फ एक बात की पुष्टि करने आई थी और उसी पल उसे एहसास हुआ कि जाने कब मैं उसके दिल में अपनी जगह बना चुका था। इसीलिए जब उसने मुझे किसी दूसरी औरत के साथ हंसते हुए देखा था तो उसके भीतर बेचैनी उठी थी। इसीलिए जब उसने मुझे किसी और के साथ रोमांटिक दृश्य की शूटिंग करते देखा था तो वह अपना आपा खो बैठी थी। जो भी दर्द और तकलीफें उसने मुझे दी थी उसके पीछे असल वजह कुछ और थी। वह बस चाहती थी कि मैं उसे प्यार भरी नजरों से देखूं। जो सारे दृश्य उसने मेरे साथ रचे थे दरअसल वे वही चीजें थीं जिन्हें वह अपने दिल से सच करना चाहती थी। कुछ क्षणों तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। सुयामिन ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। फिर बहुत मुश्किल से शब्द उसके मुंह से निकले। मुझे पछतावा हो रहा है। यह सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए जैसे थम गया। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अब तलाक नहीं चाहती। उसका यह वाक्य मेरे कानों में किसी आसमानी बिजली की तरह गिरा। अगले ही पल मेरे भीतर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। क्यों? मैंने तीखे स्वर में पूछा। पहले तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला। जब मुझे लगा कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तब तुमने मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया। तुमने मुझे इतनी बेरहमी से चोट पहुंचाई। मेरी आवाज में वर्षों का दर्द घुला हुआ था। और अब जब मैं आखिरकार तुम्हें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तब तुम कह रही हो कि तुम्हें पछतावा है कि तुम तलाक नहीं चाहती। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ? क्या तुम फिर से मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो? मेरे सवाल सुनकर सुयामिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे वे सारी कठोर बातें याद आने लगीं जो उसने कभी मुझसे कही थीं। धीरे धीरे उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में घुल रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका जवाब सुनकर मेरे होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अगर यह बदला नहीं है तो फिर क्या है? मैंने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। क्या सचमुच तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मेरे स्वर में व्यंग्य था लेकिन उसके पीछे वर्षों की चोट, टूटन और अविश्वास छिपा हुआ था। मेरे व्यंग्य और कटाक्ष से भरे शब्द सुनकर सुयामिन पूरी तरह चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे लिए उसकी यह खामोशी किसी स्वीकारोक्ति से कम नहीं थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर से हंस पड़ा, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक अभी अभी मेरे सामने हुआ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मुझे दोबारा इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी? अचानक सुयामिन एक कदम आगे बढ़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा। मेरी आंखें बस उसे देख रही थीं। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हमारी बेकाबू होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद सुयामिन ने धीरे से मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों में ऐसी भावनाएं उमड़ रही थीं जिन्हें वह किसी तरह दबाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और उदास लग रहा था, लेकिन उसे देखकर मेरे मन में फिर वही पुराना विश्वास जाग उठा। वह अब भी मुझसे घृणा करती है। मैंने उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम तो खुलेआम लू जिनियन के साथ घूमती रही हो। सबके सामने उसके साथ इतनी नजदीकियां दिखाती रही हो। मेरी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तो अब अचानक यह प्यार का नाटक क्यों? मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा था। गुस्से में मैंने हाथ उठाया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। सुयामिन, मानता हूं कि उस समय शादी के लिए दबाव डालना मेरी गलती थी। मेरी आवाज भारी हो गई। लेकिन तुम्हारे हाथों जो सजा, अपमान और दर्द मुझे मिला वह मैं झेल चुका हूं। क्या वह सब भी तुम्हारे दिल की नफरत मिटाने के लिए काफी नहीं था?
क्या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या इसलिए फिर से मेरे सामने आकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? सुयामिन शायद यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि मैं उस पर हाथ उठा दूंगा। वह कुछ पल तक बस मुझे देखती रही। फिर उसकी नजर मेरी लाल और नम आंखों पर टिक गई। उसे शायद वह पुराना मैं याद आ गया, वह इंसान जो कभी उससे बेइंतहा प्यार करता था। सुयामिन के चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, इस बार मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, हाँ, मैंने पहले बहुत कुछ अभिनय की तरह किया था, लेकिन अभी जब मैंने तुम्हारी आंखों में वह दर्द देखा, वह इंसान देखा जो मेरे थप्पड़ तक को चुपचाप सह लेता था, तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मैंने कड़वी हंसी हंसी। तुम्हारी आंखों में जो घृणा दिखाई देती है वह इतनी साफ है कि कोई भी देख सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? सुयामिन घबराकर सफाई देने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। शायद पहली बार था जब सुयामिन पूरी तरह निरुत्तर हो गई थी। कृपया मेरी बात पर भरोसा करो, उसने लगभग विनती करते हुए कहा। सच तो यह था कि वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके भीतर वह अजीब सी प्रतिक्रिया क्यों पैदा होती थी। लेकिन एक बात उसे साफ महसूस हो रही थी, वह भावना नफरत नहीं थी। शायद वर्षों तक दिल में पलते बदले और शिकायतों ने उसके भीतर एक आदत सी बना दी थी, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो बिना सोचे समझे सामने आ जाती थी। मैंने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ते पहले तुमने खुद कहा था कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हारे सारे प्यार, सारी परवाह, सब कुछ सिर्फ एक अभिनय था। और आज सुबह तक तुम लू जिनियन के साथ उलझी हुई थी, और तुम्हारी वजह से मेरे पिता इतने परेशान हुए कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अब अचानक तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है? क्या तुम गिरगिट हो जो पल भर में अपना रंग बदल लेती है? सुयामिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गहरी नजरों से मुझे देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। कुछ क्षण बाद उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, हाओमिंग, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। उसने गहरी सांस ली। मैं अब तुमसे तलाक नहीं लूंगी। उसके शब्द सुनते ही मेरे सीने में जैसे अचानक कोई भारी चीज आकर गिर गई। दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो उठीं। मेरे सीने में अचानक एक तेज कसाव सा महसूस हुआ। मैंने सुयामिन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सुयामिन, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके पीछे वर्षों का दर्द छिपा हुआ था। जिस दिन हमने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, उसी दिन मेरा प्यार भी खत्म हो गया था। अगर तुम जबरदस्ती मुझे अपने पास बांध कर रखोगी तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही बच जाएगी। मेरी बात सुनते ही सुयामिन का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल को बेरहमी से मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस उस पीड़ा को चुपचाप सह सकती थी। कुछ पल बाद उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे नफरत भी करने लगो तब भी मुझे मंजूर है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि 7 साल की भावनाएं और समर्पण इतनी आसानी से खत्म हो सकते हैं। उसे विश्वास नहीं था कि हाओमिंग केवल 1 हफ्ते में उसे पूरी तरह भुला सकता है। लेकिन मेरे मन में उस समय एक बिल्कुल अलग उथल पुथल चल रही थी। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मैं भीतर ही भीतर बुरी तरह परेशान था। कहानी के अनुसार तो नायक और नायिका के रिश्ते में बहुत आगे तक प्रगति हो चुकी थी। फिर वह अब भी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्या इसलिए कि मेरी कहानी किताब की तरह खत्म नहीं हुई? क्या इसलिए कि मैं नहीं मरा? क्या इसलिए कि उसे वह अंत नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी? मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। जितना सोचता उतना ही बेचैन और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। तभी सुयामिन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने बिना किसी झिझक के कहा, मेरे साथ घर चलो। मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने और कसकर पकड़ लिया। मैं जितना विरोध करता उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। आखिरकार जब उसने देखा कि मैं उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, तो उसके चेहरे पर कठोरता लौट आई। उसने धीमे लेकिन धमकी भरे स्वर में कहा, यह मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे बारे में बहुत कुछ है। मेरे जबड़े कस गए। मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। कुछ देर बाद मैंने विरोध करना बंद कर दिया। यह देखकर सुयामिन मुझे लगभग खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगी। तभी मुझे याद आया कि मेरा फोन तो अंदर ही रह गया है। हम दोनों अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि वह रुक गई। यहीं रुको, उसने कहा। मैं अंदर जाकर तुम्हारा फोन ले आती हूं। मैंने तुरंत मना कर दिया। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। लेकिन सुयामिन जिद पर अड़ी रही। या तो मैं जाऊंगी या फिर हम दोनों साथ अंदर जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा और भी सख्त हो गया। अभी कुछ देर पहले ही हम तलाक की बात कर रहे थे और अब वह फिर से मुझे अपने साथ जोड़कर दिखाना चाहती थी। मेरे मन में तुरंत गुड़ का चेहरा उभर आया। अगर उसने हमें एक साथ देखा तो उसे कितना दुख होगा। सुबह से जो कुछ हुआ था उसके बाद यह दृश्य उसके लिए कितना तकलीफदेह होगा। यह सोचकर मेरे दिल में अपराध बोध भर गया। मैंने दांत भींच ली,
फिर अनिच्छा से कहा, ठीक है, तुम ही जाओ। सुयामिन ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के अंदर बैठी गुड़ पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने सपाट स्वर में पूछा। गुड़ तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। यामिन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं हाउमिंग का सामान लेने आई हूं। गुड़ की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ी और तीखे स्वर में बोली, सुबह तक तो तुम किसी दूसरे आदमी की चिंता में डूबी हुई थी, और अब फिर से हाउमिंग के पास लौटकर उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही हो। उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। सच कहूं तो समय को संभालने की कला में भी शायद तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। गुड़ के होठों पर एक तीखी मुस्कान उभर आई। सच कहूं तो समय को संभालने की कला में भी शायद कोई तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। सुयामिन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। दोनों महिलाएं बेहद आकर्षक थीं। उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व किसी को भी प्रभावित कर सकता था। लेकिन इस समय जब उनकी नजरें आपस में टकराईं, तो माहौल ऐसा लग रहा था मानो दो प्रतिद्वंद्वी आमने सामने खड़ी हों। सुयामिन ने एक नजर में गुड़ के मन की बात समझ ली। उसने शांत स्वर में कहा, तुम चाहती हो कि मैं हाउमिंग को तलाक दे दूं? वह हल्का सा मुस्कुराई। अफसोस की बात है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। गुड़ की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। वह अब और खुद को रोक नहीं पाई। सुयामिन, अगर तुम में सचमुच हिम्मत होती तो उसे धमकियों के सहारे अपने पास रोकने की कोशिश नहीं करती। सुयामिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम में सचमुच हिम्मत थी तो तुमने खुद हाउमिंग से शादी क्यों नहीं की? यह सुनते ही गुड़ का चेहरा बदल गया। पिछले 2 सालों की यादें उसके मन में बिजली की तरह कौंध गईं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सुयामिन ने हाउमिंग को धीरे धीरे तोड़ दिया था। कैसे वह पहले वाला खुश और आत्मविश्वासी इंसान नहीं रहा था, और यही बात उसे हर पल कचोटती रही थी। उसे हर दिन इस बात का पछतावा होता था कि उसने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। सुयामिन की बात ने सीधे उसके सबसे संवेदनशील घाव को छू लिया। अगले ही पल गुड़ खुद पर काबू नहीं रख सकी। वह आगे बढ़ी और दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसी समय मैंने दरवाजा खोलकर कमरे में कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। दोनों एक दूसरे से उलझी हुई थीं। मैंने बिना कुछ कहे अपना फोन उठाया। फिर मेरी नजर सुयामिन पर पड़ी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तुरंत गुड़ को छोड़ दिया। अगले ही क्षण उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने एक बार गुड़ की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे मुझे साथ लेकर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने के बाद पहली बार गुड़ पूरी तरह टूटती हुई दिखाई दी। वह बस हमें जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों में दर्द, बेबसी और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कार में बैठने के बाद मैंने तुरंत गुड़ को एक संदेश भेजा। मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता करती हो, लेकिन मैं ठीक हूं। अगली बार उससे बहस मत करना। उसके स्तर तक खुद को मत गिराओ। अगर तुम्हारे पास ऊर्जा बची है तो उसे इस बात में लगाओ कि उसे और जल्दी कैसे हराया जा सकता है। संदेश भेजने के बाद मैं कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा। दूसरी तरफ संदेश पढ़ते ही गुड़ की आंखों में छाई उदासी धीरे धीरे हटने लगी। उसकी नजरों में फिर से स्पष्टता लौट आई। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था, हाउमिंग अब सुयामिन से प्यार नहीं करता। उसका उसके साथ जाना केवल मजबूरी थी। वह किसी धमकी या दबाव के कारण ऐसा कर रहा था। यह सोचते ही उसके मन का आखिरी संदेह भी खत्म हो गया। अब उसे किसी बात पर रुकने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने सहायक को कॉल लगाया। आज से सू ग्रुप के साथ जिन भी अनुबंधों की अवधि समाप्त होने वाली है, उन्हें आगे मत बढ़ाना। उनकी जगह वही नए साझेदार चुनो जिनकी सूची मैंने पहले भेजी थी। कुछ क्षण रुककर उसने पूछा, और जिन लोगों की जांच करने को कहा था उनका क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, 2 लोग अभी तक नहीं मिले हैं। बाकी सभी से समझौते पर हस्ताक्षर करवाए जा चुके हैं। गुड़ ने हल्के से उंगलियां मेज पर थपथपाईं, फिर शांत स्वर में बोली, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजूंगी। उन्हें सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचा देना, जितनी जल्दी हो सके। गुड़ को संदेश भेजने के बाद मैंने अपनी संपर्क सूची में एक और नंबर खोला। कॉल जुड़ते ही मैंने सीधे पूछा, जिस मामले की जांच करने को कहा था उसका क्या हुआ? कुछ पता चला? जब से सुयामिन ने मुझे धमकी देकर अपने साथ बांधे रखा था, तभी से मैंने उसके बारे में चुपचाप जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। मैं हमेशा महसूस करता था कि उसके आसपास कुछ ऐसा छिपा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और उसी सच तक पहुंचने के लिए मैंने यह जांच शुरू करवाई थी। तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो सच सामने आने वाला है वह मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। कुछ समय पहले मुझे इंटरनेट पर संयोग से एक अजीब सी वेबसाइट मिल गई थी। उसके विज्ञापन बेहद बेधड़क और घमंडी अंदाज में लिखे गए थे। उनका दावा था कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे वे पूरा न कर सकें, बस पैसे पर्याप्त होने चाहिए। उनके मुताबिक सही रकम मिलने पर हर समस्या का समाधान संभव था। यह देखकर मैंने तुरंत उनसे संपर्क किया।
सामने वाले ने साफ कहा, जितना ज्यादा पैसा दोगे उतनी जल्दी तुम्हें मनचाहा परिणाम मिलेगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक ही बार में 5 लाख भेज दिए। इसके बाद उस व्यक्ति का संपर्क अपने पास जोड़ लिया। फिर मैं लगातार किसी खबर का इंतजार करता रहा, लेकिन आधा महीना बीत गया, ना कोई संदेश आया, ना कोई जानकारी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मेरे साथ धोखा हो गया है। मैं लगभग यकीन कर चुका था कि पैसा डूब गया। तभी अचानक एक दिन उस व्यक्ति का संदेश आया। उसने मजाक उड़ाते हुए लिखा, तुम मेरे जीवन के सबसे निष्क्रिय ग्राहक हो। इतने दिनों तक कोई संपर्क नहीं किया कि मैं तो तुम्हारी फाइल को कबाड़ समझकर फेंकने ही वाला था। संदेश देखते ही मैंने उत्सुकता से भेजी गई फाइल खोल दी। उसमें सुयामिन के 5 साल की उम्र में अपहरण होने से लेकर 15 साल की उम्र में घर लौटने तक की पूरी कहानी दर्ज थी। उन वर्षों में उसने जो कुछ सहा था, जो दर्द झेला था, जो मुश्किलें उसके जीवन में आई थीं, सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ था। यहां तक कि कई बातें ऐसी थीं जो मुझे उस कहानी की किताब में भी कभी पढ़ने को नहीं मिली थीं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, मेरा उत्साह कम होता गया, क्योंकि उन्होंने जो सामग्री भेजी थी वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे सुयामिन को किसी तरह धमकाया जा सके। मैं हैरानी से स्क्रीन को घूरता रह गया। ओह, आखिर इसने मुझे भेजा क्या है? कुछ तस्वीरें थीं जिनमें बचपन की सुयामिन जमीन पर गिरी हुई मार खा रही थी। कुछ तस्वीरें थीं जिनमें वह सीईओ बनने के बाद कर्मचारियों पर गुस्सा कर रही थी या उन्हें नौकरी से निकाल रही थी। कुछ पापाराजी तस्वीरें थीं जिनमें वह लू जिनियन के साथ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा तस्वीरें किसकी थीं? मेरी। ज्यादातर तस्वीरों में मैं ही सुयामिन के पीछे पीछे घूमता दिखाई दे रहा था। संक्षेप में कहें तो पूरी फाइल देखने के बाद ऐसा लगा कि सुयामिन का सबसे बड़ा स्कैंडल कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। मेरे मन में अजीब सी मिश्रित भावनाएं उठने लगीं। मैंने तुरंत जवाब भेजा, यह वह सामग्री नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। कुछ ही देर बाद सामने से उत्तर आया, फिलहाल हमारे पास उसके बारे में यही जानकारी उपलब्ध है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे प्रकार का स्कैंडल चाहिए तो हम उसे तैयार करने में भी मदद कर सकते हैं। यह पढ़कर मेरी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। मैंने पूछा, मतलब तुम लोग किसी भी तरह का विवाद खड़ा कर सकते हो? उधर से जवाब आया, बिल्कुल, जब तक पैसे मिलते रहें सब संभव है। मैंने सावधानी से अगला सवाल टाइप किया, अगर किसी पर आपराधिक आरोप लगाने हो क्या वह भी बनाया जा सकता है? इस बार सामने वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर जवाब आया, अगर तुम्हें उस पर आपराधिक आरोप ही लगाने हैं तो उसे सीधे रास्ते से हटवा क्यों नहीं देते? वैसे अभी विशेष छूट चल रही है, 20% की छूट। संदेश पढ़कर मैं कुछ क्षण तक स्क्रीन को घूरता रह गया। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए लिखा, नहीं, बस उस पर नजर बनाए रखो। अगर उसके बारे में कोई नई जानकारी या नया विवाद सामने आए तो तुरंत मुझे भेज देना। मेरे पूछने का इंतजार मत करना। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन मन में एक और विचार घूम रहा था। सुयामिन इस कहानी की नायिका थी। ऐसे पात्रों के पास हमेशा किस्मत का एक अदृश्य कवच होता है, उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। अगर मैं सचमुच किसी को उसके पीछे लगा दूं और वह बच गई तो अंत में मुसीबत में मैं ही पड़ जाऊंगा। यह सोचकर मैंने उस विचार को वहीं खत्म कर दिया। उधर कार में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुयामिन गाड़ी चलाते हुए बार बार मेरी ओर देख रही थी। हर बार जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती, उसकी आंखों में अनकही भावनाएं झलक जाती। पिछले कुछ दिनों से उसका दिल बेचैनी, पछतावे और उलझनों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय मुझे अपने सामने बैठे देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लंबे समय से भटकती हुई उसकी थकी हुई आत्मा को आखिरकार ठहरने की जगह मिल गई हो। मानो उसके भीतर मचा तूफान कुछ देर के लिए शांत होने लगा हो। संदेश भेजने के बाद मैं सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठा रहा। मैंने पूरे रास्ते सुयामिन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ऐसा दिखा रहा था मानो मैं सो गया हूं, लेकिन सच तो यह था कि मैं उससे बात तक नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद कार घर के सामने आकर रुकी। जैसे ही मैं उतरा, सुयामिन ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ लिया और सीधे मुझे ऊपर बेडरूम की ओर ले जाने लगी। मैं पूरी तरह उलझ गया। अगर तुम मेरे साथ सोने नहीं वाली तो मुझे बेडरूम में घसीट कर लाने का मतलब क्या है? मेरे मन में झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अभी अभी मिली थोड़ी सी आजादी भी जैसे मुझसे फिर छीन ली गई थी। अंदर ही अंदर मेरा गुस्सा उबल रहा था। मैं उसे खरी खोटी सुनाने ही वाला था कि उसने पहले ही ठंडे स्वर में आदेश दे दिया, जल्दी से कपड़े बदलो। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों? हम थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं। मैं और भी उलझ गया। कहां? सुयामिन का चेहरा कठोर बना रहा। उसने सीधे पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उसका सवाल सुनते ही मेरा दिल फिर से कस गया। मैंने बिना किसी नरमी के जवाब दिया, अगर तुम उनके सामने दोबारा नहीं आती तो वे बिल्कुल ठीक रहते। मेरी बात सुनकर कमरे का माहौल और ठंडा हो गया। उसी समय सुयामिन का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। कुछ देर बाद उसने मुझे अस्पताल के बाहर उतार दिया। खुद वह कंपनी की तरफ निकल गई। कार्यालय पहुंचते ही उसके सामने दस्तावेजों का ढेर लग गया। वह काम में व्यस्त ही थी,
कि अचानक उसकी सहायक घबराई हुई अंदर आई। प्रेसिडेंट सु, बड़ी समस्या हो गई है। सु यामिन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। सहायक ने तुरंत अपना फोन आगे बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक ट्रेंडिंग खबर खुली हुई थी। शीर्षक देखते ही सु यामिन का चेहरा बदल गया। सु यामिन और लू जिनियन के संबंधों का खुलासा, बेवफाई के आरोपों ने मचाई हलचल। खबर के साथ अस्पताल के बाहर की कई तस्वीरें भी लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में सु यामिन और लू जिनियन एक साथ दिखाई दे रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पोस्ट डाले जाने के केवल 5 मिनट के भीतर ही वह ट्रेंडिंग सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी थी। आमतौर पर मार्केटिंग अकाउंट भी इतनी आक्रामक हेडलाइन लिखने की हिम्मत नहीं करते थे। पहले तो सु परिवार और गु परिवार दोनों ही ऐसी खबरों को तुरंत दबा देते थे। कोई भी मीडिया हाउस इतना साहस नहीं दिखाता था। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। खबर बिना किसी डर के ट्रेंडिंग सूची में दूसरे नंबर पर चमक रही थी। सु यामिन ने तुरंत कई फोन कॉल किए। उसने हर संभव माध्यम से खबर को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। लगभग 10 मिनट बाद वह पोस्ट ट्रेंडिंग सूची से नीचे धकेल दी गई। सहायक ने राहत की सांस ली ही थी कि उसका फोन फिर बज उठा। उधर दूसरी तरफ गुड़ के कार्यालय में एक कर्मचारी बिना किसी भाव के अंदर आया। प्रेसिडेंट गुड़, ट्रेंडिंग पोस्ट दबा दी गई है। सामने वाले ने ज्यादा पैसे देकर उसे हटवा दिया। गुड़ ने हाथ में पकड़ी कलम धीरे से मेज पर रख दी। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, तो उससे भी ज्यादा कीमत दो। उसे फिर से ऊपर लाओ और जितनी जल्दी हो सके उसकी लोकप्रियता बढ़ाओ। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, कोई हिचकिचाहट नहीं। 5 मिनट बाद सु यामिन के कार्यालय का दरवाजा फिर से खुला। सहायक घबराई हुई अंदर आई। प्रेसिडेंट सु, वह ट्रेंडिंग पोस्ट फिर से ऊपर आ गई है। सुना है दूसरी तरफ से किसी ने और ज्यादा पैसा दिया है। सु यामिन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। तो उनसे भी ज्यादा खर्च करो, उसे फिर से दबाओ। लेकिन इस बार सहायक ने तुरंत सिर नहीं हिलाया। उसने झिझकते हुए कहा, प्रेसिडेंट सु, मुझे नहीं लगता कि केवल पैसे खर्च करके इस बार मामला संभाला जा सकता है। सु यामिन ने पहली बार पूरी गंभीरता से उसकी ओर देखा। क्यों? सहायक ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे समझाया। यह ट्रेंडिंग पोस्ट देखकर साफ लगता है कि इसे किसी बहुत ताकतवर पक्ष ने आगे बढ़ाया है, और मेरी जानकारी के अनुसार इसके पीछे शायद गु परिवार का हाथ है। यह सुनते ही कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। सु यामिन की आंखों में ठंडी चमक उभर आई। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक साधारण ऑनलाइन विवाद नहीं था। यह किसी ऐसे व्यक्ति की चाल थी जो अब खुलकर उसके खिलाफ कदम उठाने लगा था। यह निश्चित रूप से गु परिवार की तरफ से किया गया है। सहायक ने गंभीर स्वर में कहा। वे सर के लिए बदला लेना चाहते हैं। सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और सच तो यह है कि आपने कोई बेवफाई भी नहीं की। बस उन्हें सच्चाई समझा दीजिए। अगर आप सिर्फ एक शब्द कह दें तो यह पूरा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। सहायक की बात सुनकर सु यामिन कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे आज का पूरा दिन याद आ गया। मुझे देखकर मेरी आंखों में जो ठंडापन था, मेरे शब्दों में जो दूरी थी, और वह साफ इनकार कि अब मैं उससे प्यार नहीं करता। उसके दिल में एक कसक उठी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, फिलहाल पैसे लगाकर इसे दबाओ। उन्हें दोबारा मौका मत दो कि वे इस मुद्दे को फिर से उछाल सकें। सहायक ने सिर हिलाया और तुरंत काम में लग गई। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। हाल के दिनों में लू जिनियन की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी थी। उसके प्रशंसक और प्रचार टीम उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। भले ही वह पोस्ट ट्रेंडिंग सूची में ज्यादा देर नहीं रही, लेकिन बहुत से लोग उसे देख चुके थे। कई लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, कुछ ने उसे सेव भी कर लिया था। इसके अलावा दूसरी तरफ से बड़ी संख्या में नकली कमेंट करने वालों को भी लगाया गया था। उन्होंने जानबूझकर चर्चा को और भड़काना शुरू कर दिया। यह देखकर कई मार्केटिंग अकाउंट्स को तुरंत अंदाजा हो गया कि शायद गु और सु परिवारों के रिश्तों में दरार आ चुकी है। जो लोग पहले डर के कारण कुछ लिखने की हिम्मत नहीं करते थे, अब वे भी खुलकर चर्चा में कूद पड़े। पूरा इंटरनेट अचानक इसी विषय पर बातें करने लगा। उधर लू जिनियन ने भी यह खबर देख ली। अतीत में उसका और सु यामिन का नाम कभी किसी स्कैंडल में नहीं जुड़ा था। इसलिए जैसे ही उसने यह खबर देखी, उसके मन में तुरंत एक विचार आया। उसे लगा कि यह सब गु परिवार द्वारा सु यामिन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, और इसका मतलब था सु यामिन सचमुच उसके लिए अपने पुराने रिश्तों से टकराने तक को तैयार हो गई है। यह सोचकर उसके मन में छिपी खुशी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसी समय उसके एजेंट का फोन आया। कॉल खत्म होते ही उसने तुरंत सु यामिन को फोन मिलाया। सिस्टर यामिन, उसकी आवाज में चिंता थी। अभी मेरे एजेंट का फोन आया था, तभी मुझे इस ट्रेंडिंग खबर के बारे में पता चला। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। कुछ क्षण रुककर उसने पूछा, अब हम क्या करेंगे? सु यामिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह मामला मैं संभाल लूंगी। तुम बस घर पर आराम करो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। उसकी आवाज में हमेशा की तरह ठंडापन था, लेकिन लू जिनियन को उसमें एक विशेष नरमी महसूस हुई।
कॉल खत्म होते ही सुयामिन को एक और बात याद आई। सुपरिवार के कई लोग भी यह खबर देख चुके थे। उनमें से कुछ लगातार उसे फोन करके जवाब मांग रहे थे। फोन पर फोन आते रहे। पूछताछ, आरोप, चिंता, लगातार बजती घंटियों ने उसे थका दिया। काफी देर बाद जब आखिरकार उसका फोन शांत हुआ, उसने एक निर्णय लिया। उसने अपना निजी वेबो अकाउंट खोला। यह उसके जीवन का पहला सार्वजनिक पोस्ट था। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने लिखना शुरू किया। लू जिनियन ने कभी मेरी जान बचाई थी। मैं हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानती रही हूं। हमारे बीच का रिश्ता हमेशा यहीं तक सीमित रहा है। जहां तक भावनाओं की सीमा पार करने की बात है, वह कुछ सेकंड के लिए रुक गई। फिर अगली पंक्ति टाइप की। मैंने अपने जीवन में वह सीमा केवल गुहाओमिंग के साथ पार की है और भविष्य में भी केवल उसी के साथ करूंगी। पोस्ट प्रकाशित होते ही पूरे इंटरनेट पर हलचल मच गई। उधर लू जिनियन के स्टूडियो ने भी तुरंत स्पष्टीकरण जारी कर दिया, लेकिन उस समय लू जिनियन का ध्यान किसी और चीज पर नहीं था। वह लगातार वेबो को रिफ्रेश कर रहा था। जैसे ही सुयामिन की पोस्ट सामने आई, उसने उसे सबसे पहले पढ़ लिया। शुरुआती कुछ पंक्तियां पढ़कर वह मुस्कुराया था, लेकिन आगे के शब्दों ने उसकी मुस्कान पूरी तरह मिटा दी। छोटा भाई। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर जड़ हो गईं। सुयामिन ने सार्वजनिक रूप से उसे सिर्फ एक छोटे भाई की जगह दी थी और उसी पोस्ट में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने विशेष भाव भी जाहिर कर दिए थे। उसका दिल जैसे एक ही पल में नीचे गिर गया। चेहरा पीला पड़ गया। आंखों में अविश्वास भर गया, क्योंकि जिस कहानी को वह हमेशा सच मानता आया था, उसमें तो साफ लिखा था कि सुयामिन के दिल में जगह रखने वाला व्यक्ति वही था। लेकिन अब तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कहानी में जिस स्थान पर कभी यंग लेडी थी, उसकी जगह लेने के बाद भी लू जिनियन को केवल छोटे भाई का दर्जा ही मिला। लू जिनियन अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रह गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उनमें निराशा, दर्द और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहां गलती हो गई। उधर अस्पताल में मेरे पिता का रक्तचाप आखिरकार सामान्य हो चुका था। कुछ देर आराम करने और सोने के बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी। मैं पूरे समय उनके साथ ही रहा। उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद भी मैं उनके पास बैठा रहा। जब तक हम परिवार के घर वापस नहीं लौटे, मैंने अपना फोन तक नहीं देखा। घर पहुंचने के बाद जब आखिरकार मैंने फोन निकाला, तो सबसे पहले मेरी नजर ट्रेंडिंग पोस्ट पर पड़ी। जिज्ञासा में मैंने उसे खोल लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी खबर पढ़ डाली और फिर मैं पूरी तरह निशब्द रह गया। 7 साल तक जिसका दिल बर्फ की तरह ठंडा रहा, जिसने मुझे कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, अब अचानक पूरी दुनिया को लग रहा था कि सुयामिन मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। वाकई, जब कोई बुरा इंसान एक अच्छा काम कर देता है तो लोग उसके पुराने सारे पाप भूल जाते हैं। सार्वजनिक राय कितनी जल्दी बदल जाती है। इसी बीच मेरे फोन पर सुयामिन का संदेश आया। क्या तुमने मेरा वेबो पोस्ट देखा? अगर देखा है तो जाकर कोई कमेंट करो। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। आखिर यह पूरा नाटक उसी ने शुरू किया था, और अब जब उसने पहला कदम उठा लिया था तो मुझे भी किसी न किसी तरह प्रतिक्रिया देनी ही पड़ती। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कोई लंबा जवाब नहीं लिखा, बस वही लिखा जो वह शायद सुनना चाहती थी। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन आज रात घर आने के बाद तुम्हें मेरी अच्छी तरह सेवा करनी पड़ेगी। संदेश भेजते ही मैं खुद मुस्कुरा पड़ा। कुछ ही देर में वह टिप्पणी भी लोगों की नजरों में आ गई। कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स की बाढ़ आ गई। हर कोई कह रहा था कि मैं फिर से घमंडी हो गया हूं। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, और कुछ लोग पूरी कहानी को रोमांटिक ड्रामा की तरह देख रहे थे। मैं मन ही मन बहुत संतुष्ट था। मुझे पता था कि इंटरनेट को ऐसे नाटकों से कितना प्यार है, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने सहयोगी साबित होंगे। सुयामिन को लगातार आलोचनाओं और तानों का सामना करते देख मुझे अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अब देखते हैं वह दोबारा मुझे अपने इस दिखावे में घसीटने की हिम्मत करती है या नहीं। मैं फोन रखने ही वाला था कि एक नया संदेश आया। सुयामिन का, क्या तुमने सच में वही मतलब निकाला था जो तुमने लिखा है? मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया, फिर पछतावा होने लगा। क्या वह सचमुच मेरी बात को गंभीरता से ले बैठी? मैं तो बस उसके नाटक में साथ दे रहा था। तभी उसका एक वॉइस मैसेज आया। मैंने प्ले किया। स्पीकर से उसकी हल्की छेड़ने वाली आवाज सुनाई दी। आज रात जल्दी घर आ जाना। मेरे पूरे शरीर में झुंझलाहट दौड़ गई। मैंने तुरंत टाइप किया, मेरे माता पिता मुझे वापस नहीं जाने देंगे। कुछ सेकंड बाद उसका जवाब आया, और हमेशा की तरह उसमें एक हुक्म चलाने वाले सीईओ वाला अंदाज था। शाम 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना। संदेश पढ़ते ही मेरा खून खौल उठा। उस समय सचमुच मेरा मन कर रहा था कि किसी को लात मार दूं। उसी दौरान गुडोंगव और चिनुजान भी वेबो पर ट्रेंडिंग पोस्ट देख चुके थे। उन्होंने मेरे और सुयामिन के बीच हुई बातचीत भी पढ़ ली थी। दोनों चुपचाप आकर मेरे दोनों तरफ बैठ गए, एक दाईं ओर, एक बाईं ओर। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ होने वाला है। मेरी मां ने सबसे पहले बात शुरू की। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाओ मिंग,
क्या तुम सच में सुयामिन को माफ करने के बारे में सोच रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। तभी मेरे पिता ने भी गंभीर स्वर में कहा, दुनिया में करोड़ों औरतें हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? उन्होंने गुस्से में हाथ हिलाया। जैसे ही तलाक पूरा होगा बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। मैं पूरे शहर की अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियों से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। हर दिन एक नई मुलाकात। जब तक उससे बेहतर लड़की नहीं मिल जाती हम रुकेंगे नहीं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें अनायास ही फैल गईं। कुछ पल के लिए मैं समझ ही नहीं पाया कि हंसू या रोऊं। मेरी आंखें अचानक चमक उठीं। पापा, क्या आप सच में ऐसा करेंगे? मेरी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। पापा ने तुरंत जवाब दिया, मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ बोला है क्या? उन्होंने गर्व से छाती चौड़ी की। जिस दिन तुम्हारा तलाक हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे लिए एक शानदार तलाक पार्टी रखूंगा। पूरे शहर की योग्य और प्रतिष्ठित लड़कियों को बुलाया जाएगा। फिर तुम आराम से देखना, मिलना और जिसे पसंद करो उसे चुन लेना। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक साथ दो भावनाएं उठीं। एक तरफ बेहद खुशी थी, दूसरी तरफ गहरी बेचैनी। इतना सुनहरा मौका सामने हो और फिर भी तलाक न ले पाना, यह सोचकर सचमुच झुंझलाहट होने लगी। मैंने तुरंत कहा, पापा, जब मेरा तलाक हो जाए तो आपको अपना वादा निभाना होगा। पापा ने बिना झिझक सिर हिला दिया, लेकिन फिर मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हालांकि फिलहाल मैं उसे एक आखिरी मौका देना चाहता हूं। यह कहते ही मेरा चेहरा फिर से गंभीर हो गया। मैं गहरी सोच में डूब गया। अब गु परिवार को सु परिवार को पहले जैसी सुविधाएं, संसाधन और विशेष अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे से उनके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। जहां तक सुयामिन की बात थी, मैं अभी भी तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी बदली हुई हरकतें सचमुच दिल से थीं या सिर्फ सु कॉर्पोरेशन को बचाने की कोशिश। उधर लू जिनियन अभी भी फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। ऑनलाइन सुयामिन और गु हाओमिंग के बीच हो रही बातचीत उसके सामने लगातार दिखाई दे रही थी। जितना वह पढ़ता गया उसका चेहरा उतना ही बदसूरत होता गया। आंखों में जलन, ईर्ष्या और निराशा भरती चली गई। उसी समय बाहर कार के रुकने की आवाज आई। लू जिनियन अचानक सतर्क हो गया। उसने जल्दी से पास रखा आईना उठाया, अपने बाल ठीक किए, कपड़ों की सिलवटें सीधी की, फिर अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आया। कुछ ही क्षण बाद टिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। लूमू ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक बेहद आलीशान कपड़ों में सजी महिला खड़ी थी। उसके पीछे काले कपड़े पहने कई अंगरक्षक मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ही दबाव पैदा करने के लिए काफी थी। लूमू थोड़ी घबरा गई। उसने सावधानी से पूछा, माफ कीजिए, आप कौन हैं? महिला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं सुयामिन की मां हूं। यह सुनकर लूमू ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, लेकिन जैसे ही सु मैडम घर के अंदर दाखिल हुई उनके चेहरे पर घोर असंतोष दिखाई देने लगा। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सादा और तंग कमरा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिरकार उनकी नजर लू जिनियन पर जाकर रुकी। लू जिनियन ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की, आंटी आप, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। सु मैडम ने बेरहमी से उसकी बात काट दी। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरें तिरस्कार से भरी हुई थीं। इन वर्षों में मेरी बेटी ने तुम्हारी और तुम्हारी मां की बहुत मदद की है। तुम्हारी हालत पर तरस खाकर मैंने भी कभी कुछ नहीं कहा। इतना कहकर वह एक कदम और आगे बढ़ी। उनकी आंखें बेहद तीखी हो गईं। लेकिन अब जैसे ही तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई तुम अपनी औकात ही भूल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पीछे पड़ने की? लू जिनियन का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी छड़ी को और कसकर पकड़ने लगा। सु मैडम ने बिना रुके आगे कहा, ध्यान से सुनो, हमारा सु परिवार केवल गु हाओमिंग को ही अपना दामाद मानता है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा यामिन के पीछे घूमते देखा तो मैं यकीन दिलाती हूं कि तुम और तुम्हारी मां फिर से उसी झुग्गी बस्ती में लौट जाओगे जहां से आए थे। कमरे का माहौल तुरंत भारी हो गया। लू जिनियन का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल पड़ चुका था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जैसे ही ट्रेंडिंग खबर फैली थी, सु मैडम समझ गई थी कि इस बार गु परिवार सचमुच नाराज हो चुका है। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को डांटा, फिर तुरंत वूजुन को फोन करके माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार सामने से कोई नरमी नहीं मिली। चिन्नुजान का रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। उनकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। आपकी बेटी ने हमारे सामने खुलेआम दूसरे आदमी को गले लगाया और बिना किसी शर्म के उसके साथ चली गई। मेरे पति का रक्तचाप इतना बढ़ गया कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ क्षण रुककर उन्होंने बेहद दृढ़ स्वर में कहा, भले ही हाओमिंग उसे माफ करना चाहे, लेकिन हम इस रिश्ते के लिए आसानी से सहमत नहीं होंगे, कम से कम इस बार नहीं। हकीकत उसके सामने बिल्कुल अलग रूप में खड़ी थी। गु परिवार का गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। उसे मनाने के लिए सु मैडम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी वजह से वह खुद उस गरीब लड़के के पास गई। एक ऐसा लड़का जो साधारण परिवार से था, जिसका पिता अब भी जेल में था।
उनकी नजर में ऐसा व्यक्ति कभी भी सुपरिवार का दामाद बनने के योग्य नहीं था। कड़वे शब्द कहने के बाद वह वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थीं। जैसे ही वह कार में बैठी, उन्होंने तुरंत मुझे फोन लगाया। उधर मैं पहले से ही घर वापस जाने की बात से परेशान था, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर कॉल दिखाई दी, मैंने तुरंत उठा लिया। फोन जुड़ते ही मां की आवाज सुनाई दी, हाओमिंग, मैंने तुम्हारे लिए ड्यूरियन खरीदा है। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, उस लड़की को तब तक घुटनों के बल बैठना चाहिए जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। मैं हल्के से हंसा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट भरी थी। मां, रहने दीजिए। वह सिर्फ इस बात का फायदा उठा रही है कि मैं उससे प्यार करता था। अब तो वह पापा को भी परेशान करने लगी है। इतना ही नहीं, अब तो वह मुझे घर आने भी नहीं देती। मेरी बात सुनकर मां का दिल और भी दुखी हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, चिंता मत करो, ओ, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए जरूर खड़ी होगी। उधर लुजेनियन खिड़की के पास खड़ा था। वह चुपचाप देखता रहा जब तक सुमैडम की कार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने मुड़कर अपनी मां से कहा कि वह सुयामिन को फोन करे। इसके बाद उसने आज हुई सारी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर सुनाना शुरू कर दिया। कई बातों को उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ भी दिया। अस्पताल के बाहर खड़ी लूमू बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फेर रही थीं। उनके जीवन में सिर्फ एक ही सहारा था, उनका बेटा। बचपन से दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताया था। वह जानती थीं कि किसी और के रिश्ते में दखल देना सही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को मौत के मुंह से लौटते देखा था, तब से उनकी एक ही इच्छा थी, उसका जीवन खुशियों से भर जाए। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और फोन मिलाया। जैसे ही कॉल लगी, उनकी आवाज कांप उठी, यामिन। ओ,